नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ लीगल रिसर्च की। हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो पर बात करी थी कि लीगल रिसर्च होती क्या है। हमने देखा था दो टाइप की लीगल रिसर्च होती हैं। हमने कहा था कि एक डॉक्ट्रिनल होती है और एक एम्पेरिकल होती है ना। उसके अलावा हम लोगों ने रिसर्च के इर्द गिर्द हमने बहुत चीज़ों के बारे पर बात करी थी। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ लीगल रिसर्च। तो हमारे वीडियो का पर्पज़ है कि हम लोग लीगल रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, हमें आज ये बात समझनी है। तो जब हम बात करते हैं लीगल रिसर्च की तो दो टाइप की रिसर्च हो सकती है, डॉक्ट्रिनल या एम्पेरिकल। बट जब भी हम लोग रिसर्च करेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सब्जेक्ट मैटर जहाँ जा कर के हम लोग करेंगे रिसर्च। अब सपोज़ मुझे बात करनी है चेक बाउंस की, या मुझे बात करनी है पॉक्सो की, मुझे बात करनी है मर्डर की, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड की, मुझे कोई जजमेंट के बारे में बात करनी है। मुझे बात करनी क्या है, पहले मुझे उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। रिसर्च क्या है? रिसर्च बेसिकली एक डिटेक्टिव वर्क की तरह है। जैसे एक डिटेक्टिव जा कर के क्लूज ढूंढता है, रिसर्चर भी बुक्स को पढ़ करके, चीज़ों को देख करके, लोगों से बात करके क्लूज ढूंढते हैं कि वो अपने नॉलेज को ऐड ऑन कर सकें। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर की, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। अब जब कोई डिटेक्टिव क्राइम सॉल्व करता है उसके पास चॉइस नहीं होती, जो क्राइम मिला है उसे वो सॉल्व करना पड़ता है। बट एज अ रिसर्चर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जा कर के अपना रिसर्च एरिया खुद चूज़ करें, क्योंकि जहाँ हमारा इंटरेस्ट होगा अगर हम वहाँ सर्च करेंगे तो हम इजीली जा कर के सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी कोई भी चीज़ को ढूंढने में। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एम रहेगा वो रहेगा कि हम अपना सब्जेक्ट मैटर को ढूंढ लें। जैसे ही हम लोगों का सब्जेक्ट मैटर हम लोग एक बार ढूंढ लेंगे, फिर हम फॉर्म करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रिसर्च प्रॉब्लम। अभी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है हम इसे समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं सेक्शन 138 एनआई एक्ट की, जो है बात करते हैं चेक बाउंस की, तो चेक बाउंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। अब चेक बाउंस के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, जो सेक्शन है हमें अब ढूंढना है कि उस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर सपोज को माइनर चेक दे दे, एक क्वेश्चन वहाँ बन सकता है, या माइनर ऐसे एजेंट चेक दे दे, तब क्या हो सकता है, बिकॉज माइनर एजेंट रख नहीं सकता बट माइनर एजेंट बन सकता है, राइट। तो ये कुछ डिस्टिंक्शंस हम लोगों के सामने सामने हैं। अब जो हमको चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म कैसे करते हैं। अब पहले हम लोग अपना एक एरिया चूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट की, तो हमने कहा कि हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल लॉ ले लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको और स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो है इन्वायरमेंटल लॉ। अब इस इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब काफ़ी चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। अब हमको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ढूंढनी है। जैसे हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट लॉ के ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं फॉरेस्ट्स के ऊपर। अब फॉरेस्ट्स के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर कुछ लॉ है, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट है ना। तो अब इस फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर हम चले जाते हैं, हमने और स्ट्रीमलाइन कर दी। अब इस फॉरेस्ट एक्ट के बाद भी क्या दिक्कत निकल करके आती है, क्योंकि जब तक अंग्रेज़ हमारे देश के अंदर नहीं थे, जो फॉरेस्ट एरिया था इट यूज टू बिलोंग टू द ट्राइबल पीपल। बट जब अंग्रेज़ हमारे देश के अंदर है, उन्होंने सबका सब स्टेट को दे दिया। अब जो ट्राइबल लोग थे उनसे उनका जो फॉरेस्ट था वो छीन लिया गया। तो एक हमारे पास प्रॉब्लम निकल करके आई कि इनकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम इनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बन गई हम लोगों की रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन के फॉर्म पर हो सकती है कि फॉरेस्ट एक्ट के आने से क्या ट्राइबल लोगों को दिक्कत हुई या नहीं हुई, राइट। हम लोगों ने एक बार मैटर डिसाइड कर लिया, तो अब हम चूज़ करेंगे हमें कैसी रिसर्च कंडक्ट करनी है। हमें क्या डॉक्ट्रिनल रिसर्च कंडक्ट करनी है या हमें एम्पेरिकल रिसर्च कंडक्ट करनी है। अभी फिर डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है वो क्या करना चाह रहा है।
क्योंकि अगर हम डॉक्ट्रिनल करेंगे तो हम लोग फिर जजमेंट्स पढ़ेंगे, हम लोग बुक्स पढ़ेंगे, हम लोग लोगों की बातें पढ़ेंगे, बट वहीं पर को अगर हम एम्पेरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम जाएंगे ट्राइबल लोगों के पास, हम जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड्स के पास, हम जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के पास, उनसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। तो हम दोनों को समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्ट्रिनल की। अगर हम लोग लेटेस्ट से डॉक्ट्रिनल रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। अब हम बात करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव की, कि हमारी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है ये ढूंढना कि क्या जो लोग जो ट्राइबल लोग फॉरेस्ट पर रहा करते थे, फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद उनकी लाइफ में कुछ अफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम बनाएंगे कुछ रिसर्च क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को हम फर्दरेंस में जिनका हम आंसर ढूंढेंगे। अब ये प्रॉब्लम और क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक वास्ट एरिया है जहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं। जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम किस तरीके से, जब हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तो हम बेसिकली दिमाग पर एक आइडिया लेकर के चलते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्राइबल लोगों के अफेक्ट की, फॉरेस्ट एक्ट आने से ट्राइबल पीपल पर क्या अफेक्ट पड़ा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है या पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो पहले मैं एक हाइपोथेसिस लेके चलूँगा कि मुझे लगता है कि फॉरेस्ट एक्ट आने से ट्राइबल एरिया में जो लोग रहा करते थे उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं ये एक हाइपोथेसिस लेकर चल लूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं उस हाइपोथेसिस को या प्रूव करूँ या डिसप्रूव करूँ। फिर मैं जा करके बुक्स ढूंढूंगा, मैं बुक्स को पढ़ना शुरू करूँगा। बुक्स पढ़ने के बाद फिर मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जब तक मैं इसको नहीं समझूंगा तब तक मैं कैसे अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाऊंगा, राइट। तो हम लोग करेंगे लिटरेचर रिव्यू, हम बुक्स पढ़ेंगे। जब हम बुक्स पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि इस बुक में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कि अगर इस बुक ने ये चीज़ भी कवर करी होती तो अच्छा रहता, हम समझ पाते कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सपोज कोई बुक्स ट्राइबल के बारे में बात करता है, लेट अस से ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों के पास जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनका और आईपी का रिलेशनशिप। आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, टीके करके आप आगे पढ़ोगे कभी, जब आप आईपीआर पढ़ोगे तो ट्रेडिशनल नॉलेज नाम का भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हल्दी, बासमती राइस, इन सब का जो ट्रेडमार्क है वो बाहरी कंट्रीज के पास है, राइट। तो जो ये कंसेप्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज का, इसमें क्या हिंड्रेंस निकल करके आई है। अब बुक्स में क्या पता इस बात को कवर ना कराऊँ, तो ये जो मुझे मिला ये मेरा रिसर्च गैप। अब मैं इस रिसर्च गैप को पढ़ करके इसको भरने की कोशिश करूँगा कि मैं इसमें ऐड ऑन कर सकूँ। जो चीज़ मिसिंग थी मैं इसको अब जा करके रखूँ, ठीक है। तो मैंने अब जा करके बुक्स पढ़ी। बुक्स पढ़ने के बाद मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका एनालिसिस करा और जा करके अपनी रिपोर्ट लिख करके एक कंक्लूजन दिया। ये तो रहेगी हमारा तरीका कवर करने का डॉक्ट्रिनल रिसर्च को। अब हम आएंगे, बात करेंगे एम्पेरिकल की। हमने क्या कहा था, डॉक्ट्रिनल रिसर्च इज कम्प्लीटली बुक बेस्ड अप्रोच, इट इज़ अ पेन एंड पेपर बेस्ड रिसर्च। बट एम्पेरिकल पर हम जाते हैं बाहर, हम जाते हैं एरिया पर और बात करते हैं। तो जिस एरिया पर हम जाते हैं उस एरिया को बोला जाता है यूनिवर्स। हम लोग जाएंगे एक यूनिवर्स के अंदर, उस यूनिवर्स पे हम लोग चूज़ करेंगे एक पॉपुलेशन को। जैसे अगर मैं बात करूं ट्राइबल एरिया के लोगों के बारे में बात करूं, तो जो मेरा यूनिवर्स हो सकता है वो यूनिवर्स हो सकता है पीपल ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। या रायपुर में जो लोग रहते हैं, जो दैट इज वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उनकी हम बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। वो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, रायपुर जो जगह है, ये जगह हमारी यूनिवर्स होगी। इस जगह में रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब एक बार हम लोगों ने अपने यूनिवर्स और पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे पास दो मेथड्स निकल करके आती हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जो पहली मेथड है उस मेथड को हम बोलते हैं सेंसस मेथड। आपने सुना होगा भी सेंसस होने वाला है, सेंसस हुआ था 2011 के सेंसस में ये कहा गया था, राइट। आपने वर्ड सुना होगा। तो सेंसस की जब हम बात करते हैं, सेंसस में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो उस पॉपुलेशन में जितने लोग रहते हैं उन सबके पास जाता है, उन सबसे मिलता है और उन सबकी ओपिनियन को लेता है। दैट इज़ योर सेंसस मेथड। अगर आप पॉपुलेशन, सपोज लेट अस से, जब हम पॉपुलेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
1,00,000 लोग निकल करके आते हैं, तो अगर हम 1,00,000 लोगों से जा कर के मिलेंगे और इनकी ओपिनियन लेंगे तो हमने कंडक्ट करी सेंसस मेथड पे अपनी रिसर्च। बट वहीं पर को अगर मैं सेकंड मेथड पर आता हूँ, वो मेथड है सैम्पलिंग मेथड। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक सैंपल चूज़ कर लूँगा राइट। अब मैं सैंपल जो चूज़ करूँगा, वो सैंपल क्या होगा, वो इस बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होगा जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। सेंसस मेथड बहुत एक्यूरेट होती है, सैम्पलिंग मेथड कम एक्यूरेट होती है, बट काफ़ी हद तक ये भी एक्यूरेट होती है, ठीक है, क्योंकि हम सैंपल में सबके ओपिनियन ना लेकर के एक पर्टिकुलर ग्रुप के ओपिनियन ले रहे हैं। लेट अस से अगर मैं कोई क्लास के ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, इस क्लास पर 60 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं 60 बच्चों से इनकी ओपिनियन मांगता हूँ तो देन इट विल बी अ सेंसस मेथड। बट यहीं पर वो जाकर के मैं हर एक रो से 4-4 बच्चे उठाता हूँ और मेरे पास टोटल आ जाते हैं 16 बच्चे, और इनको मैं इस सैंपल, इस पूरे बैच का एक सैंपल मान करके इनसे क्वेश्चन पूछ करके भी क्लास का माइंड चेक कर लूँ, तो उस केस पर बन गया हम लोगों का सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होती है क्योंकि हम लोग सबके ओपिनियन को यहाँ पर को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कंडक्ट कैसे करते हैं, हमने अपनी मेथड चूज़ कर ली कि हम लोग सेंसस करने वाले हैं, सैंपल करने वाले हैं। अब जो रिसर्चर हैं वो ज़्यादातर सैम्पलिंग मेथड को चूज़ करते हैं क्योंकि सैम्पलिंग मेथड थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और फाइनेंशियली थोड़ा सा सेफ रहती है, क्योंकि अगर आप एक पॉपुलेशन पर हर किसी से उसके ओपिनियन को मांगोगे तो आपका खर्चा भी उतना बढ़ जाएगा, राइट। तो हम लोग खर्चा कम करने के लिए और अपनी रिसर्च को जल्दी और टाइमली मैनर में ख़त्म करने के लिए चूज़ करते हैं सैम्पलिंग मेथड को। अब जो सैम्पलिंग मेथड है, इस सैम्पलिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेंसस सैम्पलिंग दोनों में हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम लोगों को एक क्वेश्चनियर भेज देंगे, जैसे आपने देखा होगा आपके पास व्हाट्सएप पर या ईमेल पर कभी कभार लोग क्वेश्चन भेजते हैं जिसे हम क्वेश्चनियर बोलते हैं। आपके से रिसर्चर क्वेश्चनियर आता है जिसमें आप भर जा करके अपने ओपिनियंस को देते हो और उस ओपिनियन के बेसिस पर रिसर्चर अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है। इस मेथड को हम बोलते हैं क्वेश्चनियर मेथड। एक तरीका ये है जो आज के टाइम पे सबसे सिक्योर और सबसे सेफ तरीका है, वो है क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है। इसको छोड़ करके अगर हम लोग रिसर्चर डायरेक्टली फील्ड पर जाता है और जा कर के हर किसी से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, जो काम बेसिकली जर्नलिस्ट वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा उनको जा करके लोगों से क्वेश्चन पूछते हुए। तो दैट मेथड इज नोन एज इंटरव्यू मेथड। आप जा रहे हो, आप जा करके लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ना कि एक फॉर्म भेज रहे हो। यहाँ डिफरेंस क्या है, पहले मेथड पर आप एक फॉर्म भेज दे रहे हो बाय मेल, बाय पोस्ट, बाय ऑनलाइन मीडियम, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को भेज दे रहे हो। इंटरव्यू मेथड पर क्या हो रहा है, आप खुद जा रहे हो, लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हो। और तीसरी मेथड जो निकल करके आती है, वो निकल करके आती है ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ये 3 मेथड्स हम लोगों के हाथ पर हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चनरी में क्वेश्चन भेजे, इंटरव्यू में हमने इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सैंपल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हम लोग दूर से उनको बस देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब कभी कभार जब कोई ड्रग्स के ऊपर टेस्ट हो रहा होता है तो लोग 2 ग्रुप पे लोगों को बांट देते हैं। एक ग्रुप को वो एक्चुअल मेडिसिन देते हैं और दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक डमी मेडिसिन देते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या मेडिसिन जो है वो सच में इफेक्टिव है या नहीं है। तो जो रिसर्चर वो क्या कर रहा है, उसे बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा है और इन लोगों के ऊपर नोट्स बना रहा है। तो ये तीसरा तरीका है क्वेश्चंस को और पूछने का और नॉलेज को एड ऑन करने का। अब होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी क्वेश्चंस भी पूछ लिए, हम लोगों के पास डेटा कलेक्ट हो गया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, हम इस डेटा का एक टेबुलर फॉर्म पर एक टेबल बनाएंगे, एक मास्टर चार्ट प्रिपेयर करेंगे, और मास्टर चार्ट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग जो ओपिनियंस हैं उनको फिल करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करके उसको बार के फॉर्म पर या पाई चार्ट के फॉर्म पर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और इस डेटा के बेसिस पर हम अपनी रिसर्च को कंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा कि डॉक्टरल रिसर्च पे हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं और एम्पेरिकल रिसर्च पे हम लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ कर काम कर रहे हैं। बट हम किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि हम लोग जा करके एक प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बाद हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हुए अपने ओपिनियंस को लिखना शुरू कर रहे हैं। तो ये है हमारा तरीका, जिस तरीके से हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस मुझसे
कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो पर हम लोग अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो है हमारा साइटेशन, फुटनोटिंग एंड बिब्लियोग्राफी। तो हम अगली वीडियो पे इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।